नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। हमने कसम खाई है 45 दिन दो और सिलेक्शन लो। आप सबको ये बात पता है कि मैं धीरे धीरे करके साइंस के सारे टॉपिक का आपको रिवीजन करा रहा हूं। अब रिवीजन मत कहिए, एक कह सकते बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लास दे रहा हूं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। बच्चों, आपको पता है कि प्ले लिस्ट का नाम है 45 दिन साइंस थ्योरी क्लास। 45 दिन में साइंस की थ्योरी क्लास, जिसमें मैं आपको 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करता हूं। बच्चों, अभी तक आपने आवर्धन क्षमता पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्नेल का नियम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, जो कि सारे टॉपिक हमारी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। एक और छोटी सी बात आप लोगों को बतानी थी। देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि साइंस टेबल इतना है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक पढ़ा दिया, साइंस खत्म। अरे मेरे भाई, मिरर का इमेज फॉर्मेशन कहाँ है? इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब कहाँ है? तो मैं 45 दिन में आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिन टॉपिक में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की कंफ्यूजन होती है, या वो टॉपिक जो आपके रेलवे एग्जामों में बहुत आता है। बात समझो, इतना ही मैं 45 दिन में पढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर आप डिटेल में एकदम साइंस पढ़ना चाह रहे हो, और किस लेवल की साइंस, ये देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, और इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को जरा गौर से देखिए। मैंने यहां से ओम के नियम से शुरुआत किया, है ना, मतलब आप ये देखो, इतना डिटेल वर्जन के साथ मैंने अपने एप्लीकेशन में पूरा का पूरा ये साइंस पढ़ा रखा है। मतलब 200 घंटे के आसपास का पूरा साइंस है, A to Z, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको छोड़ रखी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब से ही साइंस पढ़ा जा सकता है। कोई कहता है नहीं, मैं 1 घंटे में पूरा साइंस पढ़ा दूंगा, 1 घंटे में मेरा एंडोक्राइन, 1 घंटे में मेरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो पाएगा यार। आप 1 घंटे में कैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दोगे यार? नहीं खत्म हो पाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हो जो मैंने पढ़ा रखा है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना, इसको एकदम डिटेल में पढ़ लें, इसको एकदम डिटेल में पढ़ ले, ताकि जो क्वेश्चन, देखो ना कितने बढ़िया बढ़िया सवाल, जो क्वेश्चन लोग देखने के बाद छोड़ देते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज चाहता हूं कि आप सब लोग सॉल्व कर सके। बच्चों, इसीलिए मैंने अपने साइंस के बैच को एकदम 50% से ज्यादा डिस्काउंट में दे दिया। आपको पता है कि अभी हमारा जो साइंस का बैच था वो 599 में चल रहा था, और इस साइंस का बैच मतलब सिर्फ ये 3 दिनों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 399 में कर दिया। आप सबको पता है कि रेलवे ने दोबारा से आपका अगली साल 2025 में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है उसका असेसमेंट जारी कर दिया। तो आप ये बैच लेके एक बार साइंस पूरा पढ़ लो, और मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूं कि दोबारा कभी आपको किसी भी एग्जाम के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन नोट्स जरूर बना के पढ़िएगा, बिना नोट्स बनाए हुए साइंस मत पढ़िएगा। ओके, तो ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है, सारे बैचेस के ऑफर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये ALP का जो बैच है ना, ये CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों का मिला के 499 है। इन सभी में जो साइंस मिलेगी ना, वो मेरी यही वाली साइंस ही मिलेगी। तो आप ये बैच ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या ये नंबर पे फोन कर सकते हैं। बच्चों, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है? माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप ये व्यू ऑल वाले ऑप्शन में जाइएगा। व्यू ऑल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो साइंस का स्पेशल बैच खुलेगा, और जैसे ही वहां एक छोटा सा कूपन कोड YOGI10 YOD10 लगाएंगे, वैसे आप डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस से जुड़ जाएंगे। बच्चों, आप देखो ना, अभी अभी ये बैच स्टार्ट हुआ और 138 लोगों ने इसको रेट कर रखा। डेली कोई ना कोई रेट करता है, डेली। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए। 399 रुपए ज्यादा नहीं होते, और विश्वास मानिए, आप साइंस हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, मैंने एक बार साइंस पढ़ी थी और आज भी मुझे साइंस याद है, और साइंस आप कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए भी नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे बात आप सब लोगों को बतानी थी। अगर ये बात नहीं बताता तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर देते। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर एकदम गहरी सांस ले लीजिए। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बच्चों, जब भी कभी हम लोग प्रतिरोध का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसकी शुरुआत ही तुम्हारे ओम के नियम से होती है। बट ओम का नियम है क्या, मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस दिखाया। बच्चों, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R कहा। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस में कोई धारा I बह रही है, लेकिन किसी भी धारा को बहाने के लिए ना, उसमें वोल्टेज होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या कहता है? बच्चों, ओम का नियम ये कहता है कि जब किसी तार में कोई धारा बहती है, जब किसी तार में, आप तार मान लीजिए इसको, या फिर आप इसको क्या बोल दीजिए सर, आप इसको प्रतिरोध बोल दीजिए।
जब किसी तार में कोई धारा बहती है तो उस पे आने वाला जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। आने वाला वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है ना। तो जब भी कभी मैं आपसे पूछूं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार में ये बोला गया कि किसी भी तार में आने वाला जो वोल्टेज है वो बताइए उसके धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। बच्चों अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाऊं तो याद रखना यहां पर एक कांस्टेंट आर लगाया जाएगा। तो V बराबर बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, V बराबर हो जाएगा R इंटू आई। बट आप लोगों को जो मेन फॉर्मूला याद करना है ना, वो मेन फॉर्मूला R वाला याद करना है, I वाला याद करना है। बच्चों अगर मैं पूछूं यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। या फिर अगर मैं पूछूं I बराबर क्या हो जाएगा, तो कह देना I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर बताइए कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये हमारे ओम के नियम के फॉर्मूले हैं। बच्चों ओम के नियम में जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा I था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, तब यहां पर कांस्टेंट R आया। अब इस पर ना एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल मैं आपको बताता हूं, है ना। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा कंफ्यूजिंग सवाल पूछता हूं, जरा बताइए जरा इसका आंसर क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, बताइए वोल्टेज को डबल कर दिया, तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि वोल्टेज को दुगना कर देने से धारा और प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। बताइए वोल्टेज को जैसे ही डबल किया तो धारा पे क्या फर्क पड़ेगा और रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब आप वोल्टेज को डबल करते हैं, भाई प्रोपोर्शनल का चिन्ह यही तो बताता है कि वोल्टेज को डबल करते हैं तो धारा बताइए क्या हो जाएगी सर, धारा तुम्हारी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, नहीं बच्चों, जब यहां प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया है तो कांस्टेंट R आया है, यानी वोल्टेज और धारा को बदलने से सर रेजिस्टेंस हमारा नहीं बदलता, रेजिस्टेंस हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट। जैसे कि कोई तार है, उस तार में आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो धारा बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। वोल्टेज घटा दिया, धारा घट जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारा ओम का नियम है। सवाल ये है कि ओम के नियम के लागू होने की शर्त क्या है, कौन कौन सी वो कंडीशन है जिस पर ओम का नियम लागू होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओम के नियम की कंडीशन क्या है, मतलब ओम का नियम लागू कब कब होता है, तो जब कभी हम लोग ओम के नियम के लागू होने की शर्त पूछते हैं कि कौन कौन सी शर्त है, तो कहना इसकी पहली शर्त होती है कि ओम का नियम किस पे लागू होता है, धातुओं पर, है ना। ओम का नियम ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ धातु के लिए लागू होता है, कभी भी नॉन मेटल यानी अधातु के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, पहली शर्त। बच्चों दूसरी शर्त यह है कि ओम का नियम कब लागू होता है, तो ओम के नियम लागू होने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो ओम के नियम को लागू होने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए मेरे भाई वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदल गया तो ओम का नियम लागू नहीं हो सकता। ओम का नियम तभी लागू होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। बच्चों इसी तरीके से एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ओम का नियम हमेशा कंडक्टर के लिए लागू होता है, चालक के लिए लागू होता है, अर्धचालक के लिए ओम के नियम को कभी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब चालक के लिए अप्लाई होगा, लेकिन ओम के नियम कभी भी ध्यान रखना हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है जिसको आप अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक के लिए कभी भी ओम का नियम लागू नहीं होता। इसीलिए ओम का नियम कभी डायोड, ट्रायोड, इसी तरह से जितने भी हमारी सेमी कंडक्टर वाली डिवाइस है कभी भी उनके लिए मेरे भाई ओम के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। इस बात को भी आप लोगों को याद करके रखना है। बताइए यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हो रही, एक बार जल्दी से बता दो। हरा चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद ना बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी बतानी है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ओम के नियम की एक कहानी शुरुआत बताई। बच्चों ओम के नियम को कई बार हम लोग ग्राफ में भी शो करते हैं, बिना ग्राफ बनाए ओम के नियम को नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर देखिए मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिया, ये देखिए मैंने ये कह दिया कि ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट हो गया, ऑरिजिन, और ये हमारा वाई एक्सिस मैंने वोल्टेज ले लिया और एक्स एक्सिस बताइए मैंने क्या ले लिया, करंट ले लिया। ऐसे मैं ये चाहता हूं कि ओम के नियम को मैं ग्राफ में बनाते दिखाऊं। बच्चों ओम के नियम के अनुसार V बराबर बताइए क्या आया है सर, V बराबर आया है R इंटू आई या I इंटू आर, यही आया है। हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो वोल्टेज हमने कहां लिया, Y में। अगर वोल्टेज हमने Y में लिया है
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग बताइए वोल्टेज V की जगह पे क्या लिखेंगे, Y। करंट I को हमने x एक्सिस में लिया है, तो करंट I की जगह क्या लिखेंगे, x। तो बताइए जरा यहां पर ये जो स्लोप है अरा m है, r की जगह हमारा m हो जाएगा यदि y बराबर mx। देख लो तो बच्चों y बराबर mx का ग्राफ कैसे बनता है, तो कह देना y बराबर mx का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो ओम के नियम में वोल्टेज और करंट के बीच वोल्टेज y में होना चाहिए, करंट x में होना चाहिए। इसके बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और बच्चों इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है, स्लोप वो क्या बताती है, तो कह देना इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम लोग रेजिस्टेंस R के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस R कहलाती है। ओके, लेकिन हाँ ग्राफ जो भी खींचा जाएगा वो वोल्टेज और करंट के बीच होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ किसी और चीज के बीच है। जब आपका ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच होगा तभी ध्यान रखना ये जो ग्राफ है वो हमारा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है सर। बच्चों इसी पर ध्यान देते हुए ना ये लोग कई सारे ग्राफ और पूछते हैं, मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर इस बार जो है मैंने फिर से वोल्टेज को y में लिया है और करंट को x में लिया है ऐसे, और यहां पर मैंने एक ग्राफ नहीं, मैंने यहां पर 3 स्ट्रेट लाइन बनाई है ऐसे। ये पहली बनाई, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई ऐसे। मैंने आपसे ये बात बोली कि मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, और मैंने आपसे कह दिया इसका रेजिस्टेंस R2 है। भाई ओम के नियम के अनुसार ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, मैंने बना दी। तो पूछा ही जाएगा तुमसे कि बताइए R1 R2 R3 में से कौन ज्यादा होगा, कौन कम। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं, y एक्सिस में करंट I कर देते हैं, x एक्सिस में वोल्टेज कर देते हैं, और फिर इसी तरीके से ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ भी नाम दे दो। चाहे इस बार इन्होंने R1 कह दिया हो, इसको R2 कह दिया हो, इसको R3 कह दिया। तो तुमसे पूछेगा इस बार बताइए जरा सर R1 R2 R3 में से कौन हमारे ज्यादा है। ये दो तरह के सवाल रेलवे पिछली बार पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमें ना सबसे पहले स्लोप निकालना सीखना चाहिए कि स्लोप कैसे निकाली जाती है। बच्चों जब भी कभी किसी भी कर्व की तुमसे स्लोप पूछे तो स्लोप का मतलब होता है y वाला ऊपर और x वाला नीचे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये स्लोप होती है। बट हमने y की जगह पे क्या लिया है, सर हमने y की जगह पे वोल्टेज लिया है और x की जगह पे करंट I लिया है। तो v अपॉन आई क्या बन जाता है, v अपॉन आई r बन जाता है। v अपॉन आई क्या होता है, r होता है। यानी इसका स्लोप रेजिस्टेंस है। हाँ देख लो, तो जिसका तुम्हारा स्लोप ज्यादा बताइए उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, खेल खत्म। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो बस आप देख लो कि किसका स्लोप ज्यादा है। R3 वाले का स्लोप इतना है, R1 वाले का स्लोप इतना है, और R2 वाले का स्लोप देखो इतना है। ये देखो, अब बात समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सर इसका अर्थ ये हुआ जहां पर स्लोप ज्यादा वो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो स्लोप सबसे ज्यादा R2 वाले का है, इसलिए सबसे ज्यादा R2 होगा, उससे कम R1 होगा, और सबसे कम हमारा R3 होगा। ये इस सवाल का सही उत्तर जाएगा। रेजिस्टेंस का सीक्वेंस हमारा यही वाला उत्तर एकदम सही है। बट अगर यही क्वेश्चन हम लोग यहां पूछते तो यहां पर भी आपको स्लोप निकालना होगा मेरे दोस्त। आप बताओ यहां पर अगर मैं स्लोप पूछूं कि स्लोप क्या होगा, तो मेरे दोस्त यहां पर जो स्लोप होगा ना उसमें करंट I y वाला ऊपर x वाला नीचे I बटे v होगा, और I बटे v r नहीं होता, I बटे v 1 अपॉन r होता है। क्या होता है, 1 अपॉन r होता है, 1 अपॉन r। अब आप ये मुझे बताओ जहां पर स्लोप ज्यादा है क्योंकि उल्टा है वहां रेजिस्टेंस टर्म अपोजिट आ गया, उल्टा आ गया। स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा। R1 वाले की स्लोप सबसे कम है, इसलिए R1 वाला सबसे ज्यादा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो R1 वाला सबसे ज्यादा होगा, R2 वाला उससे कम, R3 वाला सबसे कम। उल्टा है चूंकि स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा, इसलिए यहां पर R1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हमारा R2 होगा, उससे कम हमारा R3। ये सीक्वेंस हमारे इसके लिए सही है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है ये। बच्चों इस बार
हमने क्या किया, यहां पर वोल्टेज y ले लिया, फिर से यहां y एक्सेस वोल्टेज ले लिया, करंट I x एक्सेस में ले लिया। ऐसे तुमसे कह देना नहीं नहीं सर इस बार जो है ना 8 नहीं, हम 3 कर्व खींचेंगे। एक कर्व तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो गया। दूसरा हमने क्या किया है सर, दूसरा हमने यहां से एक कर्व खींच दिया ऐसे ऐसे, ये देखो, और तीसरा हमने ऐसे खींच दिया ऐसे। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इन तीनों में रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा क्या होगा इन तीनों कर्व के लिए। फिर वही सेम चीज, सबसे पहले स्लोप निकालिए, स्लोप क्या बताता है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं क्या बताता है, तो कह देना स्लोप का मतलब होता है y वाला बटे x वाला, यानी स्लोप हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो जैसा स्लोप में बिहेवियर आएगा वैसा ही बिहेवियर रेजिस्टेंस में आएगा, खेल खत्म। अच्छा स्लोप क्या हो रही है, बीच वाले पे जरा देखो तो स्लोप हर जगह सेम है ना, यहां का एंगल देखिए, यहां का एंगल देखिए, यहां का एंगल देखिए, हर जगह सेम है, इसलिए बीच वाले में रेजिस्टेंस R हमारा कांस्टेंट होगा। बट अगर आप स्लोप नीचे वाले में देखिए तो पहले स्लोप इतनी थी, ये देखो, फिर स्लोप इतनी हो रही, फिर स्लोप इतनी हो रही, अरे यार एंगल बढ़ रहा है। हाँ तो नीचे वाले में बताइए रेजिस्टेंस R हमारा बढ़ जाएगा। ऊपर वाले में देखिए सर, ऊपर वाले में पहले हमारा एंगल ज्यादा था, फिर एंगल और कम हुआ, फिर एंगल और कम हुआ, सर स्लोप घट रही है तो यहां रेजिस्टेंस घटेगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ड्रॉप डेटर तुमसे स्लोप लोप या रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो आप बेहिचक बता दीजिए। दो बातें जरूर याद रखना, इस पे बहुत सवाल आता है। VI कर्व होगा तो स्लोप रेजिस्टेंस बनेगा, और IV कर्व होगा तो स्लोप 1/R बनेगा, है ना। चलो तो यहां तक बातें हम लोगों ने एकदम क्लियर कट समझ ली है। अब मैं रेजिस्टेंस में आता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस, किन किन बातों पे निर्भर करता है। मेन टॉपिक तो हमारा यही है। तो बच्चों आप लोग की अगली हेडिंग पड़ेगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता में ही हम लोग रेजिस्टेंस समझेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस R दिखाया। मैं आपसे पूछूं कि यहां ये क्या है, तो कह देना ये हमारा R क्या है सर, R किसी तरह का रेजिस्टेंस है, ये R हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, तो प्रतिरोध जो होता है ना, कोई भी प्रतिरोध ले लो, वो हमेशा ध्यान रखिएगा दो चीजों पे मेन निर्भर करता है, एक तो उसकी लंबाई, दूसरा उसका एरिया। तो याद रखना किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस R है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रतिरोध R लंबाई के समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों जैसे ही प्रोपोर्शनल का, या आप चाहो तो यहां लाइन लिख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध ऐसा लिख लो चाहे, ताकि आपको क्लियर रहे। किसी तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही आप लोग ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह खोलोगे तो यहां पर एक टर्म लगाया जाता है रो, कैपिटल रो। तो यहां से ये जो फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस का, वो फॉर्मूला आ जाएगा R बराबर रो इंटू L बटे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R बराबर रो इंटू L डिवाइड बाई A। ओके, नीचे एरिया है। बच्चों अगर आप डॉट से देखिए तो यहां से हम लोग रो बराबर पूछ सकते हैं, तो रो बराबर पूछा जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा RA डिवाइड बाई L। RA डिवाइड बाई L ये हमारे रो बराबर फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। बच्चों अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की सिर्फ बात करता हूं, सिर्फ प्रतिरोध की बात करता हूं, तो प्रतिरोध देखो लंबाई के समानुपाती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमने लंबाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ा देने का मतलब हो गया लंबा ताल लिया, लंबाई बढ़ा देने का मतलब लंबा ताल लिया, यही मतलब है। तो लंबाई बढ़ा दी यानी लंबा ताल लिया, तो लंबा ताल लेने में हमेशा ध्यान रखना उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है ना। कोई भी आप वायर लंबा ले लीजिए, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने मोटा वायर लिया, मोटा वायर लेने का मतलब एरिया बढ़ा दिया, देखो मोटा ताल लिया, तो जब भी कभी आप लोग मोटा वायर लेते हो तो ध्यान रखना उसका जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा घट जाता है। मोटा वायर लेते हैं तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा तार रेजिस्टेंस बढ़ाता है
और मोटा तार रेजिस्टेंस घटाता है। ठीक है, चलो बच्चों यहां पर हमने जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो एक रो लगाया। अगर मैं आपसे कोई पूछूं रो क्या है, तो इसी रो को बोला जाता है रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। या फिर हिंदी मीडियम वाले जरूर इसको सुन ले, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रजिस्टिविटी रो का मात्रक क्या है, तो जब आप निकाल के देखते हो, यहां ओम रखते हो, यहां मीटर और मीटर स्क्वायर रखते हो, तो बच्चों रजिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ओम मीटर, है ना। सवाल यह है कि रजिस्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो याद रखना ये जो रजिस्टिविटी है ये केवल दो ही चीजों पर निर्भर करती है। एक तो तार का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है कि कम है, और दूसरा जो निर्भर करता है वो तार के पदार्थ पे निर्भर करता है। पदार्थ अगर बदल गया तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी, और लेकिन अगर पदार्थ नहीं बदला तो रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये लोहे का तार है। अब लोहे के तार को आप तोड़ दो, मरोड़ दो, खींच दो, दबा दो, तो बच्चों इससे ना लंबाई एरिया चेंज होता है। लंबाई एरिया चेंज होने से प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी कैसी रहेगी? सेम। हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते ना कि लोहे के तार का रजिस्टिविटी इतनी है तो लंबे तार की इतनी है, पतले तार की इतनी नहीं। रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे निर्भर करती है। जब तक पदार्थ चेंज नहीं होगा तब तक ध्यान रखना रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। हम कहते हैं लोहे की प्रतिरोधकता इतनी है, ऐसा नहीं कहते लंबे लोहे की प्रतिरोधकता इतनी है ना। लेकिन हाँ, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, प्रतिरोध की बात करता हूं, तो प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो याद रखना हमारा जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो टेम्परेचर और पदार्थ पे तो निर्भर करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा प्रतिरोध लंबाई पे भी निर्भर करता है, एरिया पे भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लेंथ पे भी निर्भर करता है, और साथ साथ बताइए किस पर निर्भर करता है? एरिया पर भी निर्भर करता है। बताइए, क्लियर है ना? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। हाँ, लंबा छोटा कर देने से प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। ठीक है, अब बच्चों इसमें ना एक बहुत खास कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, किसी तार को खींचने वाला कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वायर है, मोटा वायर है, और इस वायर को मैंने खींच दिया, और खींच देने के बाद बताइए पतला वायर कर दिया ऐसे। ठीक है, मतलब मेरे पास ये कोई मोटा वायर था, इस मोटे वायर को हमने खींच दिया। क्या कर दिया भाई साहब? इस मोटे वायर को हमने खींच दिया ऐसे। तो बच्चों जब भी कभी किसी तार को हम लोग खींचते हैं ना, तो बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन होगा मैं बताता हूं। बच्चों जैसे आपने मोटे वायर को पतला वायर बना दिया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो कह देना इसकी लंबाई हमारी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो कह देना इसका एरिया तुम्हारा घट जाएगा। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका जो वॉल्यूम होगा वो अभी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। किसी तार को खींचने में एरिया और लंबाई तो बढ़ सकती, बदल सकती है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपने तार को खींचा है, लंबाई बढ़ाई है, तो लंबाई बढ़ाई है, तो आप बताओ रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा? तो कह देना रेजिस्टेंस आर हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन तार तो वही है, तार वही है, तो बताइए रजिस्टिविटी रो कैसी रहेगी? सर रजिस्टिविटी रो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी कभी किसी तार को खींचा जाता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स बदलते हैं, वो पैरामीटर्स आपको समझना है। ओके, तो बच्चों आपने अभी अभी जाना कि जब किसी तार को खींचते हैं तो वॉल्यूम हमारा कैसा रहता है? सर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू लेंथ हमारा कांस्टेंट होगा। यही है वॉल्यूम को कांस्टेंट होने का मतलब। तो क्या हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एरिया कहीं ना कहीं लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल सकते। अब इसी बात का यूज हम लोग वापस से करेंगे। बच्चों आप लोग सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला देखिए। ये वाला फॉर्मूला ये बताता है कि अगर एरिया कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। भाई रेजिस्टेंस किसके समानुपाती है? लंबाई के।
लेकिन तब जब हमारा एरिया कांस्टेंट है, जब हमारा एरिया कांस्टेंट है। बट अगर यही एरिया की वैल्यू 1/L रख दे, है ना, एरिया की वैल्यू क्या रख दे, 1/L रख दे, तो 1/L ऊपर जाके L² बना लेगा। हाँ, तो ऊपर जाके L² बना लेगा, तो रेजिस्टेंस R L² के भी समानुपाती होता है, लेकिन कब, तो कह देना जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों बातें मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों बातों में जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या है सर? पहली बात है कि लंबाई के समानुपाती हो रहा प्रतिरोध जब एरिया कांस्टेंट हो रहा, और प्रतिरोध लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती भी है, लेकिन कब, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा। और वॉल्यूम कांस्टेंट होता कब है सर? वॉल्यूम कांस्टेंट तब होता है जब खींचने वाला कॉन्सेप्ट आता है, खींचने वाले कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक ग्राफ भी बनाता हूं। मान लीजिए मैंने y एक्सिस में रेजिस्टेंस R लिया और x एक्सिस में मैंने लंबाई L लिया। मैंने यहां पर दो ग्राफ खींचे। कितने ग्राफ? दो ग्राफ। एक ग्राफ मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन पे खींचा और दूसरा ग्राफ मैंने ऐसे टर्म में खींचा। तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बताता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, यानी ये वाला ग्राफ तब आएगा जब, बताइए, एरिया हमारा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और ये वाला ग्राफ तब आएगा पैराबोला फॉर्म में जब, बताइए, हमारा वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, ओके। यानी जब एरिया कांस्टेंट होता है तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध एक समान रूप से बढ़ता है, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध एक समान रूप से नहीं बढ़ता, पहले धीमे बढ़ता है, फिर और तेज और तेज और तेज। अब आप लोग के एग्जाम में ना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट पे दसियों बार सवाल पूछे जाते हैं। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे मैं सवाल आपको बताने वाला हूं। अब आप देखिए, अब देखो यहां पर ना मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, और 3 एग्जाम्पल में एक ही चीज है कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाता है। मुझे लंबाई में परिवर्तन करना है ना, लंबाई में परिवर्तन करना है। इसका मतलब क्या चीज होगी? खींचकर वो भी कर रहा हूं, मतलब आयतन हमारा कांस्टेंट होता है। ये 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब सवाल देखो कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए, ये कह रहा है कि लंबाई को हमने 10% बढ़ा दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा? रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये सवाल है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि लंबाई को मैंने 20% घटा दिया, 20% घटा दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा? ये सवाल है, समझ रहे हैं बात को। और मान लो अगला वाला सवाल मैंने ये कह दिया कि सर मैंने जो लंबाई है सर उस लंबाई को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होगा? ओके बच्चों, ये तीनों सवालों में जो भी मैंने लंबाई बढ़ाई या घटाई है वो खींचकर या दबाकर बढ़ाई है। ठीक है, मतलब उसमें आयतन हमारा कैसा है? कांस्टेंट। तो बच्चों अगर खींचकर या दबाकर वाले सवाल आते हैं जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वहां पर जो भी प्रतिरोध है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो जब जब प्रतिरोध लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा, वहां वॉल्यूम हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। सर यहां पर स्क्वायर लगाए, और आप लोगों को मैथ में बताया जाता है कि जहां जहां स्क्वायर कॉम्बिनेशन आता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन आता है, वहां पर x का परसेंटेज देकर y का परसेंटेज निकालने के लिए हम AB फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है किसी भी चीज में, और आपको x का परसेंटेज दिया है और y का आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों y का पूछे जाने के लिए हम लोग वहां AB फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, a + b + AB/100, है ना। मैं इससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं एक और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों से देखिएगा सेम आंसर आएगा। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको अपने वाले तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, सारे तरीके सेम है। पहला वाला सवाल बताओ, लंबाई को हमने कितना % बढ़ाया है? 10%। तो इसका मान लेते हैं कि जो लंबाई पहले 10 थी वो हमारी 11 हो रही। बताओ 10% बढ़ाने का मतलब यही तो है कि जो लंबाई पहले 10 थी वो 11 हो रही। अब रेजिस्टेंस L स्क्वायर में है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, यानी जो भी प्रतिरोध है वो 100 से 121 हो गया, और 100 से 121 हो गया तो रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत बढ़ गया? 21% बढ़ गया। ये लीजिए
रजिस्टेंस हमारा 21% बढ़ गया, ये हमारा आंसर है। खेल खत्म भाई, स्क्वायर था हमने स्क्वायर कर दिया। या तो ये लगा दो, और या फिर मैंने अभी अभी एक तरीका और बताया इसका कि आप ए बी फॉर्मूले से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है तो कहना ये हमारा सोल्यूशन है, और यहां पर मैं एक और सोल्यूशन इसका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए बी फॉर्मूला 10% आपने लंबाई बढ़ाई है तो ए की वैल्यू +10, बी की वैल्यू +10 और ए और बी की वैल्यू +10 बटे 100, ऐसे हो रहा। आप बताओ जल्दी से, इसका भी आंसर किसके पास आ जाएगा? सर इसका भी आंसर देख लो 21% जा रहा है ना। तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगाइए, तरीका लगाइए, आप सवाल को सोल्व कर लो। चलो इसमें आइए। सर इसमें 20% घटा दिया, इसका मतलब जो लंबाई पहले 100 थी अब वो घटाने के बाद बताइए कितनी हो जाएगी? 80, यही मतलब है। बट आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो। जो लंबाई पहले 10 थी वो हमारी 8 है, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस में आप कहोगे तो जो हमारा स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। तो जो रेजिस्टेंस पहले 100 था वो हमारा 64 हो गया। अरे डायरेक्ट 100 से 64 हुआ है, और 100 में जो चीज बताई जाती है वो परसेंटेज होती है। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत घट जाएगा? सर रेजिस्टेंस हमारा 36% घट जाएगा। ये देखिए, ये भी हमारा उत्तर आ चुका है, ये भी उत्तर आ चुका, आ लेना। बट आपको मैं बता दूं, इसको आप ए बी फॉर्मूले से जब लगाएंगे, चूंकि आप 20% कम हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू -20 और बी की वैल्यू -20, तो ए की वैल्यू -20 रखा जाएगा, बी की वैल्यू -20 रखा जाएगा, ए की वैल्यू -20 रखी जाएगी, बी की वैल्यू -20 रखी जाएगी, और डिवाइड बाई बताइए कितना करना होगा? 100 करना होगा। आप सॉल्व करके देखिए, यहां पर -36% आएगा, और माइनस का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं वैल्यू हमारी घट चुकी है। अरे ना, अब ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। चाहो तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी बता देना कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, अभी सवाल है, अभी तो हमारा थ्योरी खत्म हुई है यार, अभी 10-15 एग्जाम्पल देख लीजिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। चलो थोड़ा स्पीड में लगाएंगे, और हाँ सारी चीजें एकदम माइंड में रखिए, क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते उड़ाएंगे। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। लंबाई L, प्रतिरोध R का एक तार पुनः निर्मित किया जाता है कि लंबाई 25% बढ़ जाती है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 25%। ओहो, 25% बढ़ जाने का मतलब जो लंबाई पहले 100 थी वो 125 हो गई। थोड़ा और छोटा कर लीजिए, जो लंबाई हमारी 4 थी वो हमारी 5 हो गई। देख लो, 25 से कैंसिल कर दिया। तो लंबाई बताइए कितने गुना हो रही? तो लंबाई हमारी 5/4 गुना हो रही। चेक कीजिए, लंबाई कितने गुना हो रही? 5/4। चूंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए याद करो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस L² के समानुपाती होता है। तो अगर लंबाई जो कि 25% बढ़ी है, यानी 4 से 5 हो गई, 5/4 गुना हुई है। भाई 4 से 5 होने का मतलब क्या? 5/4 गुना हुई। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दीजिए भैया, 5/4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही तुम यहाँ 5/4 का स्क्वायर करोगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बस, यानी आंसर हो जाएगा 25/16 के साथ ऑप्शन नंबर डी। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी। यह आरआरसी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है, वो पहली शिफ्ट में। ले लो, आयतन में बिना किसी परिवर्तन के एक धातु के बेलनाकार तार की लंबाई 25% बढ़ जाती है। आयतन में बिना परिवर्तन के, ए बी फॉर्मूला लगा दो, 25% बढ़ रही है, तो 25% बढ़ रही है तो 25 + 25, और आगे बताइए क्या हो जाएगा? 25 × 25, और डिवाइड बाई बताइए कितना हो जाएगा? 100। मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत होगी है। आंसर किसके साथ जाएगा? 56.25%। ये हमारे कह सकते हो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा 12 सितंबर का पेपर है। ये लीजिए, ये वाला सवाल पिछली बार पूछा गया था और लोगों ने इस सवाल को बहुत गलत भी किया था। सिंपल एक सवाल है जिसमें त्रिज्या दे रहा है, लंबाई दे रहा है, प्रतिरोधकता दे रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बच्चों ये बताओ रेजिस्टेंस R बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू L डिवाइड बाई एरिया A, ये होता है। बच्चों त्रिज्या 0.5 mm है, तो अगर त्रिज्या जो 0.5 mm है तो आप इसको मीटर बना लो। बिना मीटर बनाए देखो आंसर नहीं आएगा। तो 0.5 × 10⁻³ मीटर, इसको ऐसा कर सकते हैं।
या फिर अगर आप थोड़ा और अच्छे ढंग से रखना चाह रहे हैं तो 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर भी कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। तो रजिस्टिविटी रो कितना है? 2.5 गुणे 10⁻⁻8 ये रजिस्टिविटी हो रही। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? लंबाई तुम्हारी 100 मीटर हो रही। और एरिया बताइए कितना है? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? आर इतना है, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर -8। अब बताओ क्या कैलकुलेशन ही सॉल्व हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो -8 से -8 कैंसिल, ओके। अगर ये 0 इस दशमलव को दे दिया जाए तो दशमलव हट जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, तो ऊपर बताइए कितना बचा? सर ऊपर 10 बचा, नीचे हमारा पाई बचा। ऊपर 10 बचा, नीचे पाई बचा, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जाएगा। समझ आ रहा है ना? अरे नेक्स्ट बोलो, ये वाला सवाल इस तरह के पिछली बार 3 सवाल पूछे गए थे। 3 में से मैं एक टाइप का सवाल ये सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल देखो क्या है। किसी तार की लंबाई L, एरिया A, अनप्रस्थ तार में चांदी के तार की लंबाई 5L और 9A एरिया के अनुप्रस्थ तार को एल्यूमिनियम के तार से बदल देते। यानी पहले चांदी का तार था, बाद में एल्यूमिनियम का तार है। बच्चों हमने क्या करना है? हमें चांदी के तार को बताइए किस तार से बदलना है? एल्यूमिनियम के तार से बदलना है। लंबाई कितनी हो रही? सर लंबाई हमारी हो रही है 5L, लंबाई 5 गुनी हो रही है ना। एरिया कितना हो गया? एरिया तुम्हारा 9 गुना हो गया। देख लो चांदी को एल्यूमिनियम से बदलने में। इसके बाद आप रजिस्टिविटी भी निकाल लो, रजिस्टिविटी कितनी गुना हो रही। तो बच्चों रजिस्टिविटी पहले चांदी की देखी कितनी है। चांदी की प्रतिरोधकता ये लिखी है और एल्यूमिनियम की ये लिखी है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कितने गुना हो रही, तो आप बाद वाले में पहले वाले का डिवाइड ही तो कराते हो। जब मैं पूछूं कि 4 2 का कितने गुना है तो 4/2 करते। 3 2 का कितने गुना है? 3/2। सेम तरह से एल्यूमिनियम कितने गुना है, तो बाद वाली में जब पहले वाले का डिवाइड कराएंगे तो -8 कैंसिल। तो रजिस्टिविटी का कितने गुना हो जाएगा? इधर 26 इधर 16, 26/16 गुना प्रतिरोधकता होगी। बस खेल खत्म। अब आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो मेरे भाई रेजिस्टेंस अगर आपको ज्ञात करना है तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में लंबाई ऊपर होता है। क्या? लंबाई ऊपर होता है, रो ऊपर होता है, और एरिया बताइए कहां होता है? नीचे। तो जो ऊपर है वो ऊपर रखिए। रजिस्टिविटी ऊपर थी 26/16, लंबाई ऊपर था 5, एरिया नीचे था, एरिया तुम्हारा 9। इससे जितना भी आंसर आएगा वही तुम्हारा सवाल का उत्तर हो जाएगा, बस, है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे छोटा होगा सर? क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा, वैसे तो नहीं कटेगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता हूं तो ये हमारा 5 से कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार जाएगा। अप्रोक्स मान लेते हैं 3, और 3 से ये 9। चलो कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि बराबर लिखा है। तो एक काम करते हैं, 5 दूनी 10 और 26 पंचे 130, ऊपर 130 हो गया, नीचे 16 नंबर 144। यानी वैल्यू तुम्हारी 1 से कम है। तो 1 से कम है तो 1 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन 0.9 0.8 दोनों है। बच्चों अगर मैं इसको जरा गौर से देखूं कि अगर 1 से कम है तो कितना आ रहा है, तो 1 तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा? तो 144 टुडे 8 कर लो पहले, तो ये 9 कर लो। 9 चौटो 36 3, 9 चौटो 36 3 39 3, 9 3 12, 1296 ऊपर 1300। ओहो लगभग 9 बार चला जाएगा, 0.9 आएगा अप्रोक्स। डिवाइड काटे देख लो, ठीक है। इसीलिए प्रतिरोध घटकर 0.9 हो जाएगा। ये हमारा सवाल का सही उत्तर है। मतलब इससे आसान इस सवाल को सॉल्व करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, तरीका है एक तरह का, है ना। और ऐसे 3-4 सवाल पूछे रहे थे पिछली बार, 1-2 नहीं 3-4। अब जैसे कि अगला सवाल देखो क्या है, एकदम आसान। चित्र में वोल्टेज और करंट ग्राफ दिखाया गया है, तब प्रपट का प्रतिरोध बताओ। सर वोल्टेज y में है, करंट x एक्सिस में, तो इसका स्लोप क्या बताएगा? तो क्या दे इसका स्लोप बताएगा रेजिस्टेंस बताएगा। अच्छा स्लोप क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? अरे स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ऑप्शन नंबर बी ये लीजिए। ये भी पिछली बार आया सवाल है, आपने सॉल्व किया भी होगा इसको।
चित्र में आईवी ड्रॉप दिखाया गया है, तो बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस के बीच सही संबंध बताओ। बच्चों आई ऊपर है, जब आईवी ड्रॉप होता है तो स्लोप तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं, स्लोप हमारा 1 रेजिस्टेंस बताता है, उल्टा होता है। तो जहां स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, हाँ, इसलिए सबसे कम हमारा R3 होगा, उससे ज्यादा R1 होगा, उससे ज्यादा हमारा R2 होगा। ये सवाल मैंने आप लोगों को बता रखा है, समझे ना? उल्टा R2 सबसे ज्यादा होगा, इससे पहले R1, सबसे कम R3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। और आइए नेक्स्ट, चलो याला, इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल लिखा है समान प्रतिरोध वाले दो तारों पर विचार करें। प्रतिरोध समान है, लेकिन देखो एरिया का अनुपात दे दिया, एरिया का अनुपात दे दिया 1:9, लंबाई का अनुपात दे दिया 3:2, और तुमसे प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। लेकिन उनके जो प्रतिरोध है वो कैसे समान है, तो हमें प्रतिरोधकता का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। रो बराबर फॉर्मूला होता है R/A/L। बच्चों आप देखो यहां पर R हमारा सेम है तो R से कोई मतलब नहीं, ऊपर एरिया नीचे लंबाई, तो रेशियो कैसे बनाएंगे? रेशियो बनाने के लिए ऊपर एरिया कर दो, नीचे लंबाई कर दो। ये देखो ऊपर एरिया नीचे लंबाई, यही रेशियो है। बस आप थोड़ा सही कर लो इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 से मल्टीप्लाई द्वितीय 6 नौती 18, द्वितीय 6 नौती 27, नौती 27, 2:27। ये हमारा सवाल का सही उत्तर है। अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बता दो जरा, है ना? मैं ये चाहता हूं कि आज मुझे बहुत सारे कमेंट चाहिए आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए लंबी हो रही क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ आपको समझाया है। तो आज सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और थोड़ा बढ़िया से कमेंट कीजिए और मोटिवेशन आए, ताकि 45 दिन तक ना मैं अगर कोई लापरवाही करने भी आज चाह रहा हूं ना तो मेरे माइंड में वो चीज ना आए, इसलिए कमेंट सेक्शन भर भर के होना चाहिए इस बार। सवाल लिखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ये 2022 का, रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा गया, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता, अरे यार 4 बराबर भागों में काट दिया गया ना, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता सारे भाग की कैसी होगी? समान। काटने से प्रतिरोधकता थोड़ी ना बदलती है। आ रही है। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन है बहुत दमदार सवाल। देखो क्या लिखा हुआ, सवाल बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये भी आया, एक छात्र ने 3 ओमिक ABC के लिए I बनाम V ग्राफ खींचा। बच्चों I बनाम V का मतलब हो गया I Y एक्सेस में होगा और वोल्टेज तुम्हारा X एक्सेस में। फिर आगे ये बोला जा रहा है कि 3 ग्राफ बनाएं, तीनों ग्राफ की ढलान 0.5, 0.1 और 0.2 है। बच्चों ये स्लोप के अनुपात लिखें, है ना? गौर से देखिए, ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है सर? ये स्लोप का अनुपात लिखा है, 0.5 लिखा है। इसके अलावा हमारा क्या लिखा है, इसको एक काम करिए ना, 0.5 का मतलब 8/2, 8/2, ये मान क्या है 8/10, ये मान क्या है 2/10। ये हमारा किसका अनुपात लिखा है? ये स्लोप का अनुपात लिखा है। और आगे लिखा तीनों कंडक्टर की लंबाई समान है, लंबाई का कोई मतलब नहीं, लंबाई सेम है। उनके एरिया का अनुपात दे दिया है, एरिया का अनुपात 1:2:3 है। और आगे बोला जा रहा है उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात बताइए, प्रतिरोधकता का अनुपात क्या है? अब यहां पर वैसे एक छोटी चीज आपको समझनी होगी कि ग्राफ जो दिया गया है वो I वर्सेस V के बीच है। याद करो I वर्सेस V के बीच जब आप स्लोप निकालते हैं तो वो रेजिस्टेंस नहीं आता, वो 1 रेजिस्टेंस आता है, उल्टा होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये स्लोप का अनुपात है और आप रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो उल्टा कर दीजिए। 8/2 का उल्टा 2, 8/10 का उल्टा 10, और 2/10 का उल्टा, भाई 2/10 क्या है? 2/5, 5। ये तुम्हारे प्रतिरोध का अनुपात आएगा। अब तुम्हें दो चीजें पता है, एक तो एरिया का अनुपात पता चल गया, रेजिस्टेंस का अनुपात पता चल गया, लंबाई तुम्हारी सेम है, तो क्या हम लोग रेजिस्टिविटी का अनुपात नहीं बना सकते? बना सकते। फॉर्मूले में देखो, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में, रो के फॉर्मूले में R ऊपर होता है, A ऊपर होता है, लंबाई नीचे होती है। तो लंबाई तो सर आपकी सेम है ना, तो जो भी फर्क आएगा वो फर्क रेजिस्टेंस और एरिया में होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो आप जल्दी से दोनों का मल्टीप्लाई कर दो अनुपात का, है ना? 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 रेशियो, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 20 रेशियो,
3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, यानी इस सवाल का सही उत्तर 2:20:15, 2:20:15। ठीक है। तो अभी ना मैंने प्रतिरोध के बारे में आपको समझा दिया, बहुत खतरनाक आज का लेक्चर था, इसलिए आज आप लोगों को, सारे बच्चों को नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और कम से कम 500 प्लस कमेंट आज मुझे चाहिए ये बताने के लिए कि क्लास कैसी थी, ताकि हम लोग पूरा साइंस, अभी फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आएगा, पूरे साइंस में मैं छोटे छोटे वीडियो पढ़ाऊंगा। लेकिन डिटेल वर्जन के लिए मैं फिर से बता दूं, डिटेल वर्जन के लिए आप साइंस ले लो, साइंस पढ़ लो, 200 घंटे का कोर्स है, अगला 2025 भी रेलवे की वैकेंसी भर के आनी है। तो आप ये मान के चलो कि जरा से भी आपकी लापरवाही आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। 399 कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 399 के बाद ना आपकी रेलवे में जॉब साइंस की वजह से नहीं रुकेगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आप देखो ना, ये सारी चीजें मैंने बताई है। लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना सीरीज कनेक्शन, जब पैरेलल कनेक्शन पढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ सीरीज और पैरेलल में 2-4 चीजें ही बताते हैं। मैंने सीरीज और पैरेलल में हर एक चीज का एग्जाम्पल बताया कि क्या है क्या नहीं। आप देखो यहां पर हमने लंबाई और एरिया के बारे में भी बताया कि कैसे आता है, हर एक चीज, एवरीथिंग। तो उसके लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, और कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने माई पाठशाला एप्लीकेशन लिख दिया। टीम का नंबर जरूर लिख लीजिएगा, 9696-102-411। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।